Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही गौर से जो है वो देखने वाली वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। इसके अंदर हमें मेन कॉज जो है वो पता चलेंगे, एक्चुअली मेन कॉजेज जो है वो पता चलेंगे कि क्या है कि किस वजह से जो है वो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग थी और पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे से खेलता था, डिक्लाइन अब किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। पाकिस्तान की जो टीम है वो अच्छे से क्यों नहीं खेल पा रही, उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग जो है वो उस हिसाब से निकल के सामने क्यों नहीं आ रही, वो क्यों अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्यों उनकी जो है वो गेम के अंदर जो है वो कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती, कोई जिसे कहते हैं प्लानिंग नजर नहीं आती, कोई हार्डवर्क नहीं नजर आता। सारी चीजें मेरे माइंड के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आप लोगों के भी होगा। सारी चीजें सारी बातें क्लियर जो है वो इस वीडियो के थ्रू आज होंगी, तो स्किप मत कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। फैंस ख्वाब देखते रहे, आवाम राह देखती रही, एक्सपर्ट्स उम्मीद लगाते रहे, मगर वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का कबाड़ा हो गया। अब नंबर 1 की जगह क्या लिखना है ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्या सोचा था, क्या हो गया, मतलब ऐसा हस्र। अभी बात डाउनफॉल की नहीं है, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट का पहले से ही होता आ रहा है, जिस पर हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं। डाउनफॉल से बाहर निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन अगर किसी से उसकी इज्जत, उसकी पहचान ही छीन ली जाए तो इससे बड़ा कोई जख्म नहीं है। एक समय था जब फास्ट बॉलिंग और पाकिस्तान एक दूसरे के पूरक माने जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री ने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ महान खिलाड़ी दिए, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। अगर आप उस समय की पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो उस दौर में इनके सुपरस्टार्स फास्ट बॉलर्स ही हुआ करते थे, जिनके दम पर पाकिस्तानी बॉलिंग दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक्स में से एक हुआ करती थी। इनके सामने बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप थर थर कांपती थी, मगर अब यह मामूली सी टीम के सामने भी बेअसर नजर आते हैं। आज हालात बिल्कुल ही अलग है और क्रिकेट के मैदान पर यह फास्ट बॉलिंग पावर हाउस अब एक धुंधले इतिहास की तरह दिखाई देता है। और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में यह अपने नजदीक से देख ही लिया है। बेइज्जती का आलम ऐसा कि जो होस्ट थे वही सबसे पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का स्तर इतना नीचे क्यों और कब गिर गया, इतनी खराब कैसे हो गई वो लेगेसी। और एक के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट्स अपसेट्स के बाद क्या कभी वो डोमिनेंस, वो रुतबा लौट पाएगा? आज की वीडियो में हम ढूंढेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। तो चलिए बात शुरू करते हैं इनके पीक से, यानी कि 90 के दशक के पाकिस्तानी गेंदबाजी के साम्राज्य से। 90 के दशक में पाकिस्तान का गेंदबाजी आक्रमण किसी भी टीम के लिए बुरे सपने जैसा था। वसीम अकरम और वकार यूनिस दोनों की स्विंग गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। वसीम अकरम, जिन्हें स्विंग का बादशाह कहा जाता था, टेस्ट हो या वनडे हर फॉर्मेट में कमाल दिखाते थे। वकार यूनिस की बाउंसर और यॉर्कर की अचूक गेंदबाजी ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया। इसी के परिणाम स्वरूप एक दशक तक उनका गेंदबाजी आक्रमण सबसे मजबूत रहा और सोने पे सुहागा तब हुआ जब लेट 90s में शोएब अख्तर की एंट्री हुई और उनकी गति ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। ये तीनों ही 140 प्लस वाले बॉलर थे जो आराम से तेज गति पर गिल्लियां उखाड़ते थे। ये तो बात थी उन तीनों की क्वालिटी की, जिसके चलते दुनिया में इनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन आज के जनरेशन में इनके फास्ट बॉलर्स की ना ही ऐसी कोई बात सुनने में आती है, ना ही देखने में, जिसके दम पर इन्हें भी आम गेंदबाजों से थोड़ा सा ऊपर रेट किया जा सके। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत में इन गेंदबाजों का जबरदस्त योगदान था। फाइनल में वसीम अकरम की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड को झकझोर कर रख दिया। खास तौर पर उनकी 2 लगातार गेंदों पर लिए गए विकेट आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार लम्हों में गिने जाते हैं। पाकिस्तान ने इस जीत से यह साबित कर दिया कि अगर गेंदबाजी मजबूत हो तो बल्लेबाजी एवरेज होने पर भी टीम चैंपियन बन सकती है। उस दौर में पाकिस्तान के बॉलर खुद में ही मैच विनर थे, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर बाद में आया T20 फॉर्मेट। तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान को हर फॉर्मेट में सम्मान दिलाया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसकी झलक देखने को मिलती है, जब एक बार फिर पाकिस्तान ने आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की और मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक तेज गेंदबाजी रहा। और उस गेंदबाज का क्या नाम है ये आपको कमेंट में बताना है। लेकिन अफसोस वो विरासत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। 90 के दशक में जहां वसीम अकरम 135 से 140 की स्पीड से, वकार यूनिस 140-145, शोएब अख्तर 155 प्लस की रफ्तार से गेंद डालते थे, वहीं आज के बॉलर्स का हाल देखिए। चोट के बाद नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की स्पीड गिरकर 127 से 135 तक आ चुकी है। हैरिस रऊफ, जो कभी अपनी स्पीड से बल्लेबाजों को डराते थे, अब रन मशीन बनकर के रह गए। और हंसी तो तब आती है जब इन लोगों की तुलना वसीम, वकार और शोएब अख्तर से होती है। 90 का सुनहरा दौर खत्म होने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी चमक खो जाएगी, लेकिन फिर आया 2000 का दशक, जहां एक से बढ़कर के एक तेज गेंदबाज उभरे, जिन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान की धरती पर गेंदबाजों की कमी नहीं होने वाली। नावेद उल हसन, उमर गुल और मोहम्मद शमी जैसे टैलेंटेड बॉलर पाकिस्तान को मिले,
लेकिन फिर आया वो नाम जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को भी हिला कर रख दिया, मोहम्मद आसिफ। इस जादूगर ने सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण जैसे दिग्गजों को क्लीन बोल्ड कर क्रिकेट की दुनिया को दिखाया कि असली गेंदबाजी क्या होती है। फिर मोहम्मद आमिर जिसे जनरेशन का सबसे बड़ा टैलेंट कहा गया, हालांकि उन्होंने अपने टैलेंट की कदर नहीं की। ये पूरी कहानी अलग है, इस पर अलग से वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन दुनिया ने उनकी काबिलियत का लोहा माना। 2011-2015 के वर्ल्ड कप में वहाब रियाज का जलवा देखने को मिला। 2011 के सेमीफाइनल में भारतीय बैटिंग लाइनअप को झकझोर कर रख दिया और 2015 में शेन वॉटसन को बुरी तरह से परेशान किया। जुनैद खान नाम का तूफान आया जिसने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। सोहेल खान, मोहम्मद इरफान जैसे गेस्ट अपीयरेंस बॉलर भी आए जिनमें टैलेंट तो था लेकिन वो लंबा नहीं चल सके। और तो और हसन अली की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। ये लगा कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक फिर से अपनी पीक पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे मॉडर्न डे फास्ट बॉलर तो उभरे, लेकिन फिर वही दिक्कत, इंजरी, इनकंसिस्टेंसी और घटती स्पीड। जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर जैसे टैलेंटेड बॉलर भी आए, लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिले। पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान का तेज गेंदबाजी आक्रमण अपनी चमक खोता दिखा है। कभी पूरी दुनिया जिस पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक से खौफ खाती थी, वही वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी गहराई से चर्चा करेंगे और बात करते हैं पाकिस्तानी गेंदबाजी के पतन के कारणों पर। ढीली है नई पीढ़ी। जी हाँ, पाकिस्तान की गेंदबाजी में कई युवा खिलाड़ी शामिल हुए, लेकिन उनमें 90 के दशक की तरह तकनीकी फुर्ती और मानसिक स्थिरता का अभाव है। तेज गेंदबाजों की फिटनेस और मानसिक क्षमता भी पिछले वक्त से काफी कम हो गई है, बल्कि इसमें तो इम्प्रूवमेंट होना था, क्योंकि फिटनेस को और भी ज्यादा तवज्जो दिया जाने लगा है और बहुत सारी तकनीकी भी अवेलेबल है, लेकिन इनमें वो इंटेंट नजर नहीं आता। जैसा हमने पाकिस्तानी पेस बैटरी को लगातार तेज स्पेल करते देखा है 90s में, जब ओवर्स के साथ इनकी गति भी बढ़ जाती थी। वो सिंबल हुआ करती थी इनके बढ़ते पैशन और इंटेंसिटी की। लेकिन आजकल इनके फास्ट बॉलर्स 2-3 ओवर में ही थके थके नजर आते हैं। इसके बाद ना तो लाइन सही नजर आती है, ना ही बॉल में पेस, या ऑफ कलर से हो जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट ने इतिहास में कई शानदार गेंदबाज दिए, लेकिन अब इनके गेंदबाजों में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। लाइन और लेंथ पर नियंत्रण, जो विश्व स्तरीय गेंदबाजों की पहचान है, अक्सर पाकिस्तान के गेंदबाजों में देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तेज गेंदबाजों के लिए चोटें एक सामान्य समस्या होती है। तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बार बार चोटों का सामना किया है। उनके परफॉर्मेंस में निरंतरता की कमी आई है। शाहीन अफरीदी जैसे महत्वपूर्ण गेंदबाजों को भी चोटों ने प्रभावित किया है। 2021 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद मुश्किलें बढ़ने लगी। शाहीन चोटिल होने से पहले 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते थे, मगर इंजरी के बाद 130-135 पर भी ये कंसिस्टेंट नहीं रह सके और 2022 T20 वर्ल्ड कप में हल्का सा घुटना लगा और इंजर्ड हो गए। ऐसे ही जो नसीम 2023 एशिया कप तक एक डेडली बॉलर थे, इंजरी के बाद खत्म नजर आने लगे। हारिस रऊफ भी रन मशीन बन गए, लेकिन दिक्कत सिर्फ इंजरी नहीं बल्कि रिकवरी और फिटनेस भी है। मैं मानता हूँ कि कोई जसप्रीत बुमराह नहीं होता जो इंजरी के बाद और खतरनाक हो जाए, लेकिन यार थोड़ा सा सिस्टम से चलना चाहिए ना। इनको बुमराह से सीख लेनी चाहिए, लेनी थी बॉलिंग की, मगर ये उन्हें इंजरी में फॉलो इंडिया से नहीं सीखी ना तो प्रॉपर रिकवरी है, ना ही प्रॉपर फिटनेस रजाइम, जो कि बदकिस्मती से इनका बिलो पार है। और इसके बाद ये जितना चोटिल होते हैं उतनी इनकी फिटनेस में कमी होती जाती है। वसीम अकरम कई बार कह चुके हैं, ये लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते। 1-1.5 साल से इनका फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। हमारे लड़के फिटनेस को सीरियस नहीं लेते। इस दफा भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनका टेस्ट नहीं हुआ। ज्यादा सिटेबल हो गई, बॉलर्स ग्रेवयार्ड बना करके रखा है, सड़क जैसी पिच है जहाँ ना स्पिनर्स का ज्यादा खौफ है, ना ही पेसर्स को कोई मदद। ये सब यहाँ पर हर फॉर्मेट में चलता है, चाहे वॉलीबॉल क्रिकेट हो या फिर PSL। ऐसे में तेज गेंदबाजों के लिए विकेट पर संघर्ष करना और बल्लेबाजों को दबाव में डालना मुश्किल हो गया, क्योंकि इन सबको जरूरत होती है थोड़ी सी कंडीशंस की मदद की, तभी ये गेंदबाज कारगर होते हैं। अब वो बात नहीं रही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में जो कि अपने दम पर ही कुछ मैजिक करे। फील्डिंग पहले से ही गंदी थी, ऊपर से एफर्ट नहीं होते क्योंकि फिटनेस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग सिस्टम में स्थिरता की कमी रही। पिछले 4-5 साल में जितने अध्यक्ष, सिलेक्टर, कोच और कप्तान बदले गए, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को बारीकी से भी फॉलो करते हैं तो आपको भी उनका नाम एक बार याद नहीं आएगा। नए गेंदबाजों को सही दिशा देने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। जब भी कोई यंगस्टर टीम में आएगा तो उसको कम से कम ऐसा कप्तान तो चाहिए जो टीम का तो सोचे ही, साथ ही साथ उसको भी गाइड करे, हेल्प करे। पर इनके तो कप्तान ही मतलबी है, तो इन सब बातों पर कहाँ ध्यान देने वाले। इसके अलावा इन फास्ट बॉलर्स की मानसिक और तकनीकी विकास भी सीमित रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहद ही बैकवर्ड है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू बड़े मंच पर नहीं आ रहे जैसे पुराने क्रिकेटर्स आते थे। अब इसके परिणाम स्वरूप ये तो होना ही था, प्रॉपर गाइडेंस किसी को नहीं मिल पाती। अगर आज किसी ने दे भी दी तो क्या भरोसा ये बंदा स्टेबल रहेगा, कल नया कोच कप्तान आ गया तो गाइडेंस का क्या। अब इस तरह से प्लेयर बनने से पहले ही बिगड़ जाता है, और ऊपर से इनमें एरोगेंस भी सबसे बड़ी कमी है। सामने वाले को तहजीब न देना, बेमतलब का एटीट्यूड दिखाना, कभी कभी खराब रणनीति और योजना की कमी देखी जाती है। बल्लेबाजों को दबाव में रखने और विकेट लेने के लिए सही प्लानिंग नहीं कर पाते, जिससे मैचों में आसानी से रन खर्च कर देते हैं और विकेट नहीं निकाल पाते। अगर अच्छा स्टार्ट मिल भी जाए तो उसे कैश इन नहीं कर पाते, जैसे कि 2022 वर्ल्ड कप में हमारा मैच हाथ में आई जीत इन्होंने फेंक कर रख दी।
क्योंकि ये दिमाग से नहीं खेलते और मात्र जज्बातों के बूते कुछ नहीं होता है। दिमाग। क्रिकेट खेल है दिमाग का, शरीर से तो सिर्फ एग्जीक्यूट होता है। पक्का तो मन को करना होता है। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और तभी बड़े मैचों पर बात बनती है। अगर आप पैनिक नहीं होंगे तभी आपका स्किल बढ़ेगा। जो प्लानिंग की तो मैं भी बात करती हूँ, मेरे अंदर है छोटी छोटी सफलताओं पर उछल कूद करते हैं। T20 क्रिकेट, लीग्स क्रिकेट और T10 फॉर्मेट में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो गया है। गेंदबाजों को अब इन फॉर्मेट में ज्यादा रनों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है। हम फिर कह रहे हैं कि हर कोई बुमराह नहीं हो जाता है, जो कि डेड पिच पर भी कमाल करके दिखाए। ऊपर से फ्लैट विकेट और छोटी बाउंड्री और भी काम तमाम कर देते हैं। बॉलर्स तो मानो सिर्फ मार खाने के लिए आते हैं। इन दुनिया भर की लीग्स में कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ बचने के लिए बॉलिंग करना, न कि विकेट लेने की सोचना। कुछ सीखना तो क्या, बल्कि साथ लेकर के आते दुनिया जहान की इंजरीज। ये भी इनके पतन का कारण है। जब भाई पूरे साल दुनिया भर की लीग में खेलते रहोगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट के समय शरीर जवाब देगा ही ना। ये चीजें तब और भी खतरनाक हो जाती हैं जब इसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और उसके बाद ना तो जोर लगेगा और ना ही अपना 100% दे पाओगे। हालांकि इन बातों का सामना बाकी दुनिया भर के गेंदबाजों को भी करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज इस बदलते हुए माहौल में खुद को ढालने में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी ऊर्जा गलत एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यही मेहनत डोमेस्टिक सर्किट में करें तो शायद कुछ सुधार हो। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी कुछ अच्छे युवा तेज गेंदबाज हैं, जैसे कि नसीम शाह, जमान खान, अभी भी जो आने हैं, वाले सालों में लेकिन ये इनको करेंगे महत्वपूर्ण ना योगदान practice। दे सकते हैं। लेकिन उन्हें सही दिशा, कोचिंग और फिटनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इनके ट्रेनिंग कैंप स्पेशल होने चाहिए, जहाँ दिग्गज फास्ट बॉलर से इनको रूबरू करवाया जाए। आपके पास इतने अच्छे अच्छे अनमोल रतन है, वसीम अकरम, शाह अख्तर, हाँ, इनसे लेकिन क्यों सच नहीं ये कहूं लोग तो ट्रेनिंग लेते? पाकिस्तान वाले अपने इन दिग्गजों का सम्मान नहीं करते। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे, क्योंकि ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है यूनिटी, जो इनमें यूनिटी नहीं नजर है, नहीं आती। सही फुटबॉल से बात ज्यादा है। दिखती है ऑन फील्ड भी ऑफ फील्ड भी। तो इस बात को खत्म करना, ग्रज वरना सब रखते कुछ हैं धरा ना। का धरा रह जाएगा। पुराने बॉलर्स बस यादों में रह जाएंगे। पोटेंशियल की कमी ना तो पहले कभी थी ना ही अब है। कमी है तो सिर्फ जिगर की, जिद की, प्रॉपर गाइडेंस की। हम मानते हैं कि बदलते समय चोटों और अन्य कारणों के चलते उनकी बॉलिंग काफी कमजोर हो चुकी है। हालांकि उम्मीदें अभी भी है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट सही दिशा में काम करता है तो उनके पास भविष्य में फिर से एक मजबूत गेंदबाजी आक्रमण बनने की पूरी संभावना है। साथ ही कोई भी ICC टूर्नामेंट जीतने की। तो आपका जो मेन एसेट है उस पर फोकस करें। आप किंग पैदा करने के चक्कर में अच्छे बॉलर्स पैदा करना ही भूल चुके हैं। तो आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। हमें जो लगा हमने बता दिया। ओके गाइस, मेरा तो यही सोचना है कि सबसे पहले इनकी पुअर फिटनेस है और इनकी स्ट्रेटजीज नहीं है, प्लानिंग करके ग्राउंड के अंदर नहीं उतरते, अच्छी कोचिंग नहीं मिलते। जैसे कि इनके जितने भी पहले वाले फास्ट बॉलर हैं, वसीम अकरम है, उसके बाद शुएब अख्तर है, ठीक है, इन लोगों से इनको जो है वो सीखना चाहिए, ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, एटीट्यूड बहुत है, तो यूनिटी भी इनके अंदर नहीं दिखती। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है ना, तो फिर कभी भी कोई भी टीम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। एक टीम है ना, ठीक है। अब देखे, हम लोगों को इंडिया से ये चीज सीखनी चाहिए, इंडियन क्रिकेट टीम से सीखनी चाहिए ये बात। जसप्रीत बुमराह ने बहुत स्वेयर किस्म की इंजरी थी, इंजरी के बाद वो बंदा आगे बढ़ के जो है वो सामने आया है। विराट कोहली को देख लें आप, रोहित शर्मा को देख लें, उनका कोई भी जो है वो क्रिकेटर उठा के देख लें, आपको कोई ना कोई मिसाल एक मिल जाएगी कि वो लोग बहुत थ्रू आउट जो है बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारी वाकई उस हिसाब से टीम नहीं रही। दिल भी दुखता है भाई कि जो है वो टीम क्यों नहीं आगे बढ़ रही, मुल्क भी नहीं आगे बढ़ रहा, टीम भी नहीं आगे बढ़ रही। भाई जा कहाँ रहे हम लोग। तो खैर, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि पाकिस्तानी टीम का जो है वो इस तरीके से बिल्कुल ही निकम्मा हो जाना, उसके पीछे रीजन क्या है। आप लोग भी अपनी रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अपनी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि अगर ये अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है, बिरयानियां शिरयानियां खाते रहेंगे, तो वो फिटनेस इनके काम नहीं आने वाली। तो आप लोगों का क्या कहना है, जो मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।